हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक मीटर सेतु। सबसे पहले हम मीटर सेतु के बारे में जानेंगे कि मीटर सेतु होता क्या है। यहाँ पर आपको बता दें कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक उपकरण है। तो यहाँ पर इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मीटर सेतु और ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। इसे मीटर सेतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक 100 सेंटीमीटर या फिर कहें कि 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेट का तार लगा होता है। इसीलिए क्योंकि ये 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे ये इस पर आधारित किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ है? बैटरी लगी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और सी के बीच में यहाँ पर भी सेल लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में भी क्या एक प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे बी और सी के बीच में भी एक प्रतिरोध है। बी और सी के बीच में भी क्या एक प्रतिरोध है। इसे हम ज्ञात प्रतिरोध बोल सकते हैं और इसे हम अज्ञात प्रतिरोध बोल सकते हैं, क्योंकि यही प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे ए और डी के बीच में भी एक प्रतिरोध है। ए और डी के बीच में भी हमें एक प्रतिरोध मानना पड़ेगा, और डी और सी के बीच में भी हमें एक प्रतिरोध मानना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पर आर और एस पहले हमने मान लिए हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ए से डी तक के बीच का जो प्रतिरोध है वो है हमारा पी, और ये हो जाएगा हमारा क्यू। क्लियर है? ये डी बिंदु कैसे लाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु जब P बटे Q बराबर R बटे S, क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, उस कंडीशन में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है B से लेकर D तक, तो यहाँ पर भी B से लेकर D तक एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ पर एक चौकी होती है जिसे हम इस 1 मीटर लंबे तार पर घुमाते हैं। घुमाते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब इनका अनुपात समान हो जाता है, मतलब ये संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब हम इस धारामापी को यहाँ पर लेकर आते हैं तब इसका विक्षेप इधर हो जाता है, और जब हम यहाँ पर लेके आते हैं तो इसका विक्षेप इधर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं बीच में इसका विक्षेप शून्य होगा। कहाँ पर होगा? कहीं बीच में इसका विक्षेप शून्य होगा। वो कंडीशन मान लेंगे हम, वो कंडीशन है यहाँ पर डी, यानी कि बिंदु डी पर इसका विक्षेप शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बिंदु डी पर इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे, सबसे पहले इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसीलिए हम इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्योंकि इस चित्र में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है जो मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, इसी के लिए इसे मीटर सेतु कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। अब हम हेडिंग बनाएंगे सूत्र की स्थापना। क्या लिखेंगे? सूत्र की स्थापना। उसमें सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, माना प्रतिरोध तार, ये है हमारा प्रतिरोध तार। AD का प्रतिरोध मान लिया है हमने P, और CD का प्रतिरोध मान लिया है हमने Q। तो लिखेंगे, माना प्रतिरोध तार AD का प्रतिरोध P है तथा CD का प्रतिरोध Q है। यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स R है और एक अज्ञात प्रतिरोध S लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि तार की इकाई का प्रतिरोध X है, इस तार की इकाई का प्रतिरोध मान लेंगे हम X। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि तार की इकाई का प्रतिरोध X है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यदि तार की इकाई का प्रतिरोध कितना है? X है। तो चूंकि हम जानते हैं ये तार है हमारा 100 सेंटीमीटर लंबा, या फिर 1 मीटर लंबा कह सकते हैं। ये तार 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसे मान लेंगे हम L, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है उसे मान लेंगे हम 100 - L। क्लियर है?
अब हम लिखेंगे तार AD का प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? तार AD का प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है तार AD का प्रतिरोध। तार AD का प्रतिरोध कितना है? P है। तो लिखेंगे P इक्वल टू, क्योंकि एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? X मान लिया है हमने, और L लंबाई के लिए कितना हो जाएगा? LX हो जाएगा। कितना हो जाएगा? LX। इसी प्रकार अगर हम तार CD का प्रतिरोध निकालें तो लिखेंगे तार CD का प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमने लिख दिया तार CD का प्रतिरोध। तार CD का प्रतिरोध क्या माना है हमने? Q माना है। तो लिखेंगे Q इक्वल टू, एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? X, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 100 माइनस L। तो लिखेंगे 100 माइनस L इंटू X। P बराबर हो गया LX और Q बराबर हो जाएगा 100 माइनस L इंटू X। तब लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर है? तो यहाँ पर P का मान रखेंगे सबसे पहले। P का मान कितना है? LX। तो लिखेंगे LX अपॉन Q का मान कितना है? Q का मान है 100 माइनस L इंटू X। 100 माइनस L इंटू X इक्वल टू R अपॉन S। R अपॉन S। यहाँ पर हम X से X को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। अब चूंकि हमारा अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है? अज्ञात प्रतिरोध है S। तो यहाँ पर हम S का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम S का मान निकालेंगे। तो जब हम S का मान निकालेंगे तो S तो आ जाएगा यहाँ पर, S इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R 100 माइनस L अपॉन ये L हो जाएगी नीचे। तो ये हो गया हमारा S का मान। मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है वो ये रहा। यहाँ पर अगर हमें मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और यही हमारा मीटर सेतु का सिद्धांत है। क्लियर है?